हरिओम। एक कहावत सुनते आए, डिसीज इज़ द रिजल्ट ऑफ निगलेक्ट। यानी हमारी लापरवाही हमें बीमारियों की तरफ धकेल देती है। चाहे वो बीमारी शरीर की हो, चाहे मन की हो और चाहे सामाजिक जीवन की हो। हम जैसे ही लापरवाही करेंगे तभी ये जो हमारे दुश्मन हैं हम पे टूट पड़ते हैं। और योग साधना में षडारी माने गए हैं 6 दुश्मन हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। और दुश्मन हमेशा कमज़ोर पे हमला करते हैं। तो ये जो विकार हैं 6 दुश्मन, इनसे अलग अलग तरह की बीमारियां हमको मिलती हैं। लेकिन योग में बीमारी की चर्चा नहीं होती, और वो इसलिए नहीं होती है कि योग प्रिवेंटिव मेडिसिन है, यानी ऐसी केयर, ऐसी जागरूकता कि जिसकी वजह से बीमारियां आपके ऊपर दस्तक देती ही नहीं हैं। क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है, यानी जीवनी शक्ति, वो बढ़ी हुई होती है, आपकी सकारात्मकता बढ़ी हुई होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, यानी झेलने की ताकत, वो बढ़ी हुई होती है, और आप अपनी वासनाओं के ऊपर संयम पाए हुए होते हैं। तो उससे जल्दी से विचलित नहीं होते, और जब लापरवाही नहीं होती, विचलित नहीं होते, तो बीमारी क्यों होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमार आदमी को हम ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, योग सबको करना चाहिए। अगर अच्छे भले चंगे ही योग करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये भी तय है कि अगर समस्या आ गई है तो योग समाधान भी है। एक खास तरह की बीमारी है जो सामान्यतया 50 वर्ष की आयु से ऊपर बहुत अधिक देखने को मिलती है, और अब तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर तीसरा आदमी प्रोस्टेट की समस्या को लिए हुए है। उसका कारण और उसका नुकसान दोनों ही चीज़ें हमें जाननी होंगी। कारण तो ये है कि हमारी निरंतर निष्क्रियता की वजह से हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो कमज़ोरी हम पर हावी होने लगती है। अगर हम शुरू से अभ्यास करें तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके परिणाम ज़्यादा खतरनाक हैं, और ज़्यादा खतरनाक परिणाम का मतलब एक बिना बात की हर समय की परेशानी हमारे साथ जुड़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे अब बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इसी तरह से प्रोस्टेट भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका काम होता है हमारे शरीर में, मतलब वीर्य को पूर्णता देने के लिए उसका जो लिक्विड पार्ट है, चिकना पार्ट है, उसको पैदा करना। ये प्रोस्टेट से झरता है। जिस समय व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करे या वो काम की तरफ प्रवृत्त हो, तो उस समय वो स्वतः ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि वीर्य के प्रवाह को, उत्सर्जन को सरल बना देता है, आनंदप्रद भी बना देता है, पीड़ादायक नहीं होने देता। लेकिन अगर प्रोस्टेट सही काम न कर रहा हो तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है। वो बस फैल गया है, बड़ा हो गया है, और वो कुछ काम करता है, कभी काम नहीं करता है। और सबसे खतरनाक जो उससे दिक्कत होती है वो ये होती है कि प्रोस्टेट के बढ़ जाने से क्योंकि वो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, तो मूत्राशय से जब मूत्र निकलता है और वो मूत्रवाहिनी की तरफ जाता है, यानी उत्सर्जन की तरफ जाता है, तो वहाँ तक का जो छोटा सा रास्ता है उस पर ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड बना हुआ है। जब ये बढ़ता है तो स्वाभाविक है जो मूत्रवाहिनी नाली है उसको ये संकरा कर देता है, और संकरापन से पेशाब में दिक्कत आती है, खुल के पेशाब नहीं आता है। तो उसकी वजह से पेशाब की ब्लॉकेज होती है, और रुक रुक करके आता है या अवरुद्ध हो जाता है, और नहीं तो फिर वहाँ पर जो रुका हुआ पेशाब है उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जलन रहती है, और अगर बहुत लंबा खिंच जाए तो ये कैंसरस भी हो जाता है।
तो मैंने कहा ना कि ये अपने आप में तो कोई बीमारी नहीं है, तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन उसकी गड़बड़ जो होती है उससे बहुत सारी बीमारियां हैं और अंततः एक बहुत बड़ी परेशानी इससे हो सकती है कि हम जब पेशाब पूरा नहीं निकलता तो वो उल्टी यात्रा भी ले लेता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। फीवरिश टेंडेंसी, बुखार रहने लगता है, तो परेशानी है लगातार। और फिर आप कुछ भी करने से पहले यही सोचते हैं कि भाई पानी तक आप नहीं पीते, केवल इसलिए पीने में घबराने लगते हैं कि बाथरूम जाना पड़ेगा और मुझे पहले ही बाथरूम बहुत बार जाना पड़ रहा है। नहीं, आइए थोड़ा सा इसको जैसे समझा है इसका एहतियात देखें, क्योंकि मैं आपको यौगिक क्रियाएं बताऊंगा। यौगिक क्रियाएं इसमें इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं है जब तक हम अपनी दिनचर्या में, अपने आहार में बदलाव नहीं लाते। पहली चीज़ तो हमें ऐलान करनी पड़ेगी कि पानी न पीने की जो प्रवृत्ति है उससे जान छुड़ाएं। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए तो पीना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको लग रहा है कि ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुल है तो सीमित मात्रा में पी लें, अधिक बार पी लें। लेकिन अगर अधिक बार बाथरूम जाना पड़ता है तो वो हमारे लिए कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं। नुकसान देने वाली चीज़ है पेशाब को रोक करके रखना। आप ऐसे भी तो बहुत सारे काम करते हैं, अनेक बार चाय पी लेते हैं, अनेक बार कुछ ना कुछ कुचर मुचर खा लेते हैं। तो ऐसे अनेक बार अगर बाथरूम भी जाना पड़ता है तो नेचुरल कॉल को तो योग दर्शन कहता है, यौगिक जीवन पद्धति कहती है कि प्राकृतिक जो हमारे पुकार है उसको रोकना नहीं चाहिए। यानी हमें बाथरूम जाने की इच्छा हो, पिंड पास होती हो, खांसी, चीख, छींक, पसीना, ये सब रोके नहीं जाने चाहिए। तो एक तो पानी ज़रूर पीना है, और पानी पीने में भी एल्कलाइन वाटर जो होता है आजकल बड़ा प्रचलित भी हो गया, क्योंकि जहाँ समस्या है समाधान है, लोग बेचारे सोचते हैं कुछ तो करें। तो एल्कलाइन वाटर यानी क्षारीय जल का सेवन हम लोगों को करना चाहिए। क्षारीय जल अपने घर में बनाएंगे आप। एक जो आपका जार है, कांच का जार, उसमें अपना पानी भर लीजिए, 3-4 लीटर जितना आप उसमें भरे हुए होते हैं, और उसी में आप जो नींबू है तो उसको काट करके डाल दें, छीलक समेत ऐसे ही डाल दें। ऐसे ही थोड़ा पुदीना उसमें डाल दें, थोड़ा तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें, थोड़ा हरा धनिया के पत्ते उसमें डाल दें। अगर घर में कहीं लगा हुआ है एक आध एलोवेरा, जिसको हम ग्वारपाठा बोलते हैं अपनी आयुर्वेदिक भाषा में, तो उसके पीस भी एक छोटा सा उसमें काट करके डाल दें। तो वो पानी आप रात्रि में मान लिया पानी रखा तो वो बिल्कुल एल्कलाइन सुबह तक तैयार हो जाएगा, और उसको दिन भर पीने में उसी को इस्तेमाल करिए। बल्कि अच्छा तरीका तो ये है कि बीमार लोग ही ना पिएं, घर के बाकी लोग भी उसको पी लें। यानी 1 गिलास पानी आप पीते हैं तो उसी में थोड़ा 1 गिलास पानी वापस डाल दीजिए, जिससे कि वो पानी कम ना पड़े। तो ये वाला पानी पीना शुरू करिएगा। खाने में थोड़ी सी देखभाल करिए, यानी विशेष रूप से जो सिट्रा वाले फल हैं, जैसे रस भरी होती है। अब देखो, रस भरी बचपन में आप कितनी खाते थे? मैंने खूब खाई है। तो रस भरी जब हम खाते थे तो उस समय ये वाली समस्या नहीं होती थी। अब आयु के साथ और उन खान पान को छोड़ देने के बाद ये समस्या ज़्यादा हो रही है। तो रस भरी का सेवन करें, स्ट्रॉबेरी का सेवन करें, संतरा का सेवन करें, इस तरह के फलों का, आम का सेवन, रसीले आम का। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो पाल वाले आम होते हैं, यानी जिसमें आप कार्बाइड लगा करके उनको पकाते हैं, वो वाला आम जो है वो मूत्र के सिस्टम को और डिस्टर्ब करता है। तो वो नहीं, नेचुरल जो टपका आम जैसे बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स में विशेष रूप से हमको अखरोट का सेवन, मूंगफली का सेवन, काजू का सेवन, बादाम का सेवन, इसमें अखरोट सर्वोपरि है। अखरोट अगर आप फोड़ करके देखें तो उसका जो आकार है, प्रोस्टेट तो आपने नहीं देखा, लेकिन प्रोस्टेट का आकार और इसका आकार बिल्कुल मिलता जुलता है। हमारे यहाँ अधिकांश फल जो हैं वो अपने आकार के अनुसार जो हमारे अंग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। तो अखरोट की खासियत है कि ये ब्रेन को लाभ देगा और हमारे उत्सर्जन को, क्योंकि उत्सर्जन का संबंध भी ब्रेन से होता है, तो दोनों को पुष्ट करता है। तो ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन हम लोगों को करना चाहिए। और
एक चीज़ और प्रयोग करनी चाहिए, वो होता है कटी स्नान। देखिए, पहले जब प्राकृतिक रूप में हम लोग नहाते थे ना, तो नदी में नहाते थे, तालाब में नहाते थे, तो हमारा पूरा शरीर उसमें थोड़ी देर डूबा रहता था। अब भी जो लोग स्विमिंग करते हैं वो लोग इसको जानते हैं कि उन्हें यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि जल की अपनी एक महिमा है। तो हम अब वो तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में तो हम नहाते हैं, तो उसमें एक टब ले लीजिएगा जिसको हम कटी स्नान बोलते हैं। कटी स्नान यानी जो अंग कमज़ोर है उसको जल का संपर्क में आना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो हीलिंग है हमारे पूरे शरीर की ही, वो पंच तत्वों का शरीर है, तो पंच तत्वों से ही इसकी हीलिंग होनी है। तो इसलिए जल का जो संयोग है वो बहुत ज़रूरी है। वो जहाँ हमारी मांसपेशियों की फैलाव, जो ढीलापन है, उसको ख़त्म करता है, वहाँ उधर वो रक्त का संचार भी बढ़ाता है। जब रक्त का संचार बढ़ाता है तो स्वाभाविक है कि उधर जीवनी शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो हम एक इतना बड़ा टब होना चाहिए जिसमें आप ऐसे बैठ जाएं कि आपके पैर बाहर रहें, आपका धड़ बाहर रहे, आराम से, मतलब आपका जो कमर से और नितंब तक का, यानी जंघा जहाँ शुरू हो रही हैं यहाँ तक का भाग आप पानी में छोड़ दें। लगभग 20 मिनट हमें दिन में 2-3 बार जब मौका लग जाए, यानी एक टेंडेंसी बना लें कि मुझे कटी स्नान भी लेना है, तो उस स्थिति में बैठें और वो पानी सामान्य से अधिक ठंडा होना चाहिए। तो उससे आपका जो प्रोस्टेट है वो भी पुष्ट होगा और आपका जो उत्सर्जन है वो भी सरल हो जाएगा। तो ये तो चीज़ें वो हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और अब आती है बात यौगिक क्रियाओं की। तो यौगिक क्रियाओं में बहुत सारे, देखो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के आयु के लोगों को होती है, और जब 50 साल से ऊपर की आयु आदमी की आ गई तब उसे हम कहें कि तुम ये आसन करो, तो वो जटिल आसन, इसमें सीधी सी बात है कि शीर्ष आसन इसमें बहुत उपयोगी है, सर्वांग आसन इसमें बहुत उपयोगी है, इसमें नौलिक क्रिया बहुत उपयोगी है, इसमें उड्डयन बंद बहुत उपयोगी है, इसमें ख़ास तौर से जो विपरीत चक्रासन है, यानी एक तो ज़मीन से उठने वाला चक्रासन होता है, एक होता है पीछे झुक करके चक्रासन में जाना, वो इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन इनका चर्चा करना अच्छा है ताकि आपको पता लगे कि ये अगर बचपन से हम अपने बच्चों को सिखाएं तो उन्हें आगे समस्या नहीं होगी। लेकिन आपकी स्थिति में ये कहना या इसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देना सिर्फ आपको ललचाने का काम हो जाएगा। तो आप तो ये चाहते हैं कि ये बताओ हमारी स्थिति में इस समय हम क्या करें। तो इस समय उनका सरलीकृत रूप एक है जो आप लोग कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ सबसे है कि हम स्वस्तिक आसन इसमें लें, ठीक है। तो स्वस्तिक आसन के लिए आप वैसे बोलते हैं कि भाई पैरों को मिलाओ और बटरफ्लाई पोस्चर करो। तो बटरफ्लाई पोस्चर सामान्यतः कूल्हे के लिए, घुटनों के लिए मतलब होता है, और लेकिन ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो जुड़ी हुई नाली है और आगे जो प्रोस्टेट उसके ऊपर है, बिल्कुल द्वार के साथ ही होता है, तो वो हाँ के लिए भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये मत सोचें कि आप बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आसान आसान सी छोटी छोटी चीज़, ज़मीन में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो बैठेंगे तो ऐसे बैठिए, स्वाभाविक है कि थोड़ा हिस्सा ये फैल गया, इसको बैठे हुए बातचीत भी कर लीजिए, टीवी भी देख लीजिए, आप पैरों को थोड़ा नज़दीक भी ले आइए, फिर आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं हल्का सा। जब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल महसूस हो, जब ये फ्लेक्सिबल महसूस हो तो थोड़ा सा और नज़दीक कर लीजिए। जितना करेंगे आपकी स्थिति में वो पूर्ण होगा। आप ये ना सोचो कि हमसे तो ऐसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जाता है, नहीं नहीं, ये ठीक है, आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ से पकड़ लीजिए, नज़दीक ले आइए, फिर इसको फिर पकड़ लेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो जितना जितना ये हम यहाँ रुकें, थोड़ी देर रुकिए, खिंचाव को महसूस करिए, जंघाओं पे खिंचाव को महसूस करिए, ब्लैडर पर एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस करिए, खिंचाव है यूरिनरी ब्लैडर पर। और जब लगे कि अब मैं थोड़ा सा और स्ट्रेन ले सकता हूँ तो इसको थोड़ा सा और नज़दीक कर लीजिए। तो बीच में अगर लगे कि नहीं अभी दिक्कत है तो फिर ढीला छोड़ दीजिए। तो इस तरह से यानी इसको नज़दीक 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 लाने की कोशिश जो है हमको करनी है। घुटने जितना नज़दीक ज़मीन के रहें उतना अच्छा रहेगा। तो ये अभ्यास हो।
जिसको हम कहते हैं कि भाई आप स्वस्तिक आसन में बैठे हुए हैं, ठीक है। या नाम में मत जाइए, इसको भद्रासन भी हम कह सकते हैं, यानी बटरफ्लाई पॉस्चर भी कह रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि आपने क्या क्रिया की है उसको समझिएगा। दूसरी बात आप उसमें करेंगे आप पद्मासन। अब आप कहेंगे कि ये तो आप तो कह रहे थे कि मुश्किल चीज़ें बतानी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, जो नहीं करते उनके लिए तो ज़मीन पे खड़ा होना भी मुश्किल है। बच्चा जो है सबसे मुश्किल काम उसको ये लगता है कि खड़ा कैसे होऊं, धड़ाम से गिर जाता है। तो लेकिन प्रयास ये है कि फिर वो दौड़ता भी है। तो हम अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो फिर वैसे ही जैसे अभी मैं चौकड़ी मार के आपसे बात कर रहा था सुखासन में, वैसे ही सुखासन में बैठ के भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। सुखासन यानी सुखपूर्वक बैठे साधारण चौकड़ी मार के क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, और ऐसे अगर हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ये आसनों का राजा है। जैसे आसनों का राजा एक है वो जो नाराज़ हो सकता है, शीर्षासन, और ये राजा है जो हमेशा फ़ायदा देता है। तो इसमें बैठना या फिर साधारण चौकड़ी मार के, और अब इसमें क्या करेंगे, हिप्स को थोड़ा ऊंचा उठा लीजिए हाथ का सहारा लेके, और नीचे जो एनस है यानी आपका गुदा, उसको भीतर की ओर सिकोड़ लीजिएगा ऐसे बैठे हुए, और सांस को पूरा गहरा बाहर छोड़ें, प्रेशर से छोड़ दें भले ही। जैसे सांस छूटता जाए, मैं अभी और छोड़ रहा हूँ, जैसे छूटता जाए तो पेट जो है वो अंदर दबता जाए, और फिर पेट को पीछे यानी ऊंचा उठा लेना है, और हाथों को जो है डायफ्राम के पीछे ले लेना है, यानी पेट इतना छोटा हो जाए कि कमर से नाभि छू जाए, ऐसे मानिए आप। तो जितना कर सकें इसको करें, तो उससे यानी पूरा जो ब्लैडर पार्ट है वो भीतर की ओर स्क्वीज़ हो जाना चाहिए, सिमट जाना चाहिए, ठीक है। और वो ही नहीं, क्योंकि मूलबंध लगा रखा है, इसलिए हमारा जो प्रोस्टेट वाला भाग है वो भी पूरा का पूरा सिकुड़ेगा इसमें, ये ख़ास बात है इसमें। और जब लगे कि अब सांस नहीं रुकेगा तो फिर पेट को ढीला छोड़ दीजिए और सांस को आराम से भर लीजिए, ठीक है। पूरा अंदर सिकुड़ा हुआ है, और फिर आराम से सांस भर लिया, पेट को ढीला छोड़ दिया। समझने की बात है, पूरा सांस छोड़ना, पेट को नीचे मूलबंध यानी गुदा को भींच करके रखना, और पूरा सांस छोड़ने के बाद पेट को, और पेट के साथ साथ जो मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे प्रोस्टेट वाला हिस्सा है, उस सारे के सारे को अंदर को सिकोड़ देना। ये काम हमको इसमें करना है। एक क्रिया होती है जिसको हम फिर इससे अगला स्टेप है वो अग्निसार है, यानी ऐसे ही मूलबंध लगा हुआ, ऐसे ही पूरा सांस छोड़ना, ऐसे ही पेट को अंदर कर लेना, सांस को बाहर ही रोके रहना, क्रमवार समझिए, इसी तरह से करना है। और फिर जो पेट अंदर है उसको ढीला छोड़ करके भीतर बाहर फ्लैपिंग करना उसको। फिर जैसे आवाज़ मैं इसलिए कर रहा था कि ताकि आप ये समझ सकें कि छूट गया है। आवाज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करें भी तो कोई नहीं, पता तो चलेगा कि आप ठीक कर रहे हैं। यानी मैंने मान लिया इसको 40 बार मूवमेंट दिया, तो आप 20 बार, 30 बार, 10 बार, जितनी बार हिला सकें उतना इसको करेंगे। तो ये शुरुआत हमारी हुई अभ्यास की कि सबसे पहले हमने स्वस्तिकासन में बैठने का या भद्रासन में बैठने का अभ्यास किया, घुटनों को जितना हो सके पंजों को मिला करके रखना और नज़दीक आना। फिर उसके बाद हमने अगली क्रिया की जिसमें हमने मूलबंध लगाया, यानी गुदा को भीतर सिकोड़ लिया। उसके बाद हमने पूरा सांस छोड़ करके उड्डयन बंध लगाया, पेट को भीतर सिकोड़ लिया। और फिर तीसरे स्टेप में हमने पेट को भीतर बाहर हिलाने का काम किया, और इसको रिपीटेडली
आप जो है 5 से 10 बार लगातार, 10 बार तो आप करिए ही करिएगा। ये आपको जितना करोगे यानी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको आप और अधिक बार करिए, लेकिन ये नहीं कि आज ही करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब हम आते हैं अगले आसन पर। इसके बाद हम लेते हैं गुप्त पद्मासन, सुप्त पद्मासन, और अगर संभव हो तो सुप्त पर्वतासन भी। ये विशेष आपके लिए करने का है क्रिया, जिसमें गुप्त पद्मासन में आप पहले सुप्त पद्मासन देख लें। पद्मासन लगा करके बैठेंगे और सुप्त पद्मासन के लिए हम पीछे की तरफ लेटते हैं। इसमें थोड़ा और आगे हो जाते हैं जिससे कि आराम से कर सकें। जितना हो सके उतना करना है। योग में अति सर्वत्र वर्जयेत, ये नियम है कि हमें अति नहीं करनी है, ईर्ष्या भी नहीं करनी है, बस अपनी साधना करनी है और अपनी समस्या से मुक्ति पानी है। तो पद्मासन में बैठे, पीछे हाथ का सहारा लिया, धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटें। अगर लग रहा है कि इतना काफ़ी है, नहीं ज़्यादा जाया जा रहा, तो इतना भी ठीक है, क्योंकि इतने में भी प्रेशर है, इतने में भी एक्सपेंशन है, इतने में भी जब हम सांस लेंगे तो मूवमेंट है, और अगर और हो तो पूरा लेट जाएं। इस तरह से आप लेट सकते हैं और इस सुप्त पद्मासन की अवस्था में आ सकते हैं। यहाँ से अगर आपको लगता है कि अभी काफ़ी खिंच रहा है तो इसको आप ऊपर भी ला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे दें, नॉर्मल सांस लें, लेकिन पूरे सांस लें। पूरे सांस लेने के आपके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। आपकी टेंशन भी रिलीज़ होगी और आपका जो है कंजेशन है ये भी टल जाएगा। पूरे सांस लेना लंबे लंबे, फिर सांस भरते हुए फिर इसको टिका दीजिए ज़मीन पर, और हाथ को भी यदि संभव हो तो इसी तरह से ऊपर ले लीजिए, ऐसे जितना लंबा हो सके। यानी इसको हम सुप्त पर्वत आसन बोलते हैं कि लेटे हुए हैं पहाड़ की तरह से। इस आसन में आप आए, फिर वही कि कोहनी का सहारा लेकर के धीरे धीरे उठ जाते हैं। इसी में हम लेते हैं गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन में अभी तो आपको दिख रहा है कि पद्मासन मैंने लगा रखा है, उसमें पद्मासन दिखता नहीं है, तो हम आगे की तरफ लेट जाते हैं ऐसे करके। पद्मासन में उठे और फिर इसी पद्मासन में हम धीरे से आगे लेट गए। अब इसका पूरा प्रभाव आपके जो प्रभाव क्षेत्र है, समस्या का क्षेत्र है, उसके ऊपर पड़ रहा है। पूरा सांस लेना, पूरा सांस छोड़ना, ऐसे। फिर हम यहीं से उठते हैं और सिंह गर्जन यहाँ पर करते हैं। इस अवस्था में रुकना, ये सारी क्रियाएं आपके मतलब प्रोस्टेट को तो लाभ देती ही देती हैं, बाकी भी इसके एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, उनको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान नहीं है। इसमें हमने सांस भरना, आंखें खोलना, जीभ पूरी बाहर निकालना और लंबी गर्जना करना, जिसका प्रभाव नीचे हमारे पेडू तक जाना चाहिए। पेडू से नीचे भी जो हमारे टेस्टीज तक का हिस्सा है वो तक संकुचित हो जाए। पूरा सांस भरा, इस प्रकार से। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है जो इसमें आपको करना चाहिए, वो है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन, ये समझिए कि जो बताया गया कि विपरीत चक्रासन करना है, वो तो अबव 50 जिन्होंने कभी योगाभ्यास किया ही नहीं है और इस समय प्रोस्टेट से पीड़ित हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको मैंने कहा कि आपके काम की चीज़ बतानी है, तो उसी का लाभ, यानी वही क्रिया आप समझिए आसानी से आप कर सकते हैं।
बिना स्पाइन को टेंशन दिए, क्योंकि जितनी जकड़न बढ़ती जाती है शरीर में उतना ही हमारी लाइफ फोर्स कम होती चली जाती है। तो हम स्टिफनेस को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि घुटने के बल खड़े हो जाते हैं ऐसे, घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और हथेलियों को अपने हिप्स पर ले लेते हैं ऐसे। सांस भरते हुए जितना हो सके कमर को दबाते जाना और पीछे की तरफ झुकते जाना, यानी ये हम खड़े होकर के करेंगे तो इसको हम अर्ध चक्र कहेंगे, और अगर हम बैठ करके करेंगे तो हम अर्ध ऊष्ट्र करेंगे, क्योंकि उसमें चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें ऊष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर को बिल्कुल ढीला लटका दीजिए, जितना हो सके बेंडिंग करना, और यहाँ पर अल्टीमेट पर आकर के, मैक्सिमम पर आकर के पूरा सांस लेते रहिए। जब लगे कि काफ़ी हो गया तो रिलैक्स कर लीजिए, सिर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से इसको यहीं से दोहरा सकते हैं। बैठ भी जाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से दोहराया तो हमने जो हमारा स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको हमने राहत दे दी, और जब हम वज्रासन में बैठ गए तो हमने अपने जो अभी जिन अंगों को हमने एक्सरसाइज दी है उन अंगों को हमने रिलैक्स कर दिया, और उसके साथ साथ अपने पाचन को और अच्छा बनाने के लिए वज्रासन कर लिया। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको आप करें, ये आहार की बातें हैं जिनको आप अपनाएं, और ये ध्यान रखने की बातें हैं जिनका आप अभ्यास में ध्यान रखें। यानी अभ्यास को नियमित करना, अभी तक नहीं किया था लेकिन अब जब पीड़ित हो रहे हैं तो करिए, आप इससे बाहर निकल आएँ और उसके बाद भी योगाभ्यास जारी रखें। हरि ओम।